हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा, कनेक्टेड विद प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मुझको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। चलो अच्छा, देखो स्टार्ट की जाती क्लास। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चंबल नदी, सारावती नदी, नर्मदा नदी, टोंस नदी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि चंबल नदी। देखिए इसका चंबल नदी इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे बात आती है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि पुनासा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, यानी कि हाइट। एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक। तो उसकी हाइट कितनी है। तो हाइट की अगर बात करता है तो इसकी हाइट जो है वो 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर है। ये तो इसका हो गया कि इसकी हाइट जो है। देखिए अब एक बार क्वेश्चन को बताते हैं फिर से, क्योंकि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित, तो ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे पुनासा जलप्रपात जो चंबल नदी पर स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मीटर। अब आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरा आंसर देखते हैं। एक सेकंड, ठीक। ये तो इसका आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं ऑप्शन जो बी है, सारावती नदी। अब इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो सारावती नदी पर हमारा जोंग या गोरस गर सोपा, क्या हो गया, लिख नहीं रहा, एक सेकंड। तो देखिए सारावती नदी पर हमारा जोग या सार, अरे क्या हो गया, गरसोपा, गरसोपा। देखिए सारावती नदी पर जोग या गारसोपा, ठीक, जलप्रपात हमारा स्थित है। और इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है हमारी 255 मीटर। तो 255 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब आइए देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे हमारा कौन सा बांध है, तो नर्मदा नदी पर एक बांध है हमारा धुआंधार बांध हमारा नर्मदा नदी पर स्थित। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर, ठीक। तो इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। अब अगर बात की जाए टोंस नदी की, ठीक, किसकी? टोंस नदी की। तो टोंस नदी जो है ये हमारा बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार, ठीक। तो ये बिहार में, और इसकी हाइट अगर बात की जाए तो इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर, ठीक। तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन। एक प्रश्न से आपको दोस्तों 8 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही, लास्ट तक आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला देखने को मिलेगी दोस्तों। और शेयर करते रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करते रहिए दोस्तों। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक, तो अब शेषनाग झील हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी के साथ अब एक और हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में और कौन सी झील स्थित है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में हमारी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अब आप इसी की जगह आपसे पूछते नागिन झील। नागिन झील जो है ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में। शेषनाग और नागिन ये दोनों नाग वाले हैं जो ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है झील। ठीक, बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने के लिए। शेषनाग और नागिन दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मतलब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सागर झील, मालाताल झील, गोविंद सागर, लोनार झील। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील, जो कि कृत्रिम झील है, वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? गोविंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अच्छा, यहाँ से एक ये बात आती है कि ये किस नदी पर स्थित है। ठीक, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर है। अब ये किस नदी पर बना है? तो ये हमारा रिहंद नदी पर बना है। ठीक, तो ये हमारा रिहंद नदी पर बना हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील ये हमारी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। अब आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप 2, 4, 5, 7। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4 प्रकार की। अब वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं अब ये देख लेते हैं। मिट्टी हमारी 4 प्रकार की पाई जाती है। ठीक, अब ये देखते हैं कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं। एक सेकंड। ठीक, तो पहले हमारी आती है, पहले नंबर पे आ जाएगी जलोढ़ मृदा। ठीक, और दूसरे नंबर पे आएगी काली मृदा। और थर्ड नंबर पे जो आएगी वो हो जाएगी लाल मृदा। और 4 नंबर की जो मिट्टी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी लैटेराइट मिट्टी। कौन हो जाएगी? लैटेराइट मृदा। ठीक, तो ये हमारे 4 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं कि 4 होते हैं या 5 होते हैं। मोस्टली 4 या 5 में बच्चे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 नहीं होंगे बेटा, 4 ही होते हैं। देखिए, भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारी 4 प्रकार की। तो पहला अगर क्रम आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्रम में हमारी जलोढ़ मृदा आएगी, काली मृदा आएगी, लाल मृदा, इसके बाद लैटेराइट मृदा आएगी। ये इसका सही क्रम भी है। एक क्वेश्चन तो आपसे क्रम में भी पूछा जा सकता है जो कि आने वाले समय में ट्रेंड इसी पे फोकस करेगा। इसमें क्या होता है कि जब आपसे एक समय में 4-5 प्रश्नों के आंसर वो जान लेते हैं। ठीक, तो ये पहले हमारी हो जाएगी जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कांडला बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो कांडला बंदरगाह हमारा किस नदी पर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, गोमती नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर। कांडला बंदरगाह हमारा अरब सागर पर स्थित है। और ये किस राज्य में है अगर आपसे पूछा जाए? अरब सागर में किस मतलब राज्य में है? ठीक है, तो ये हमारा गुजरात में है।
गुजरात में है। ठीक, अब देखिए कांडला बंदरगाह किस, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, अब ये देखिए कांडला बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरब सागर। ठीक, एक तो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह अरब सागर में स्थित है, वो किस राज्य में है। ठीक है, भारत के, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में है। ठीक, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन को बताने से पहले आपको थोड़ी सी बातें बता देते हैं। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 15 में से आपके कितने सही हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा सभी लोग, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और जो नया अपडेट होता है वो वहाँ पे आपको सूचना मिल जाती है, इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तुंगभद्रा किस नदी पर स्थित है। तो तुंगभद्रा हमारा किस नदी पर स्थित है, झारखंड, कर्नाटक, असम, केरल। तो देखिए तुंगभद्रा हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो तुंगभद्रा हमारा कर्नाटक नदी में स्थित है। अब इसके साथ ही साथ जान लेते हैं कर्नाटक में और हमारे कौन कौन से स्थित है। ठीक है, तो बांदीपुर यहाँ पे देखिए अभ्यारण्य, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक बार छूट गया, वो लिख लीजिएगा आप लोग, एक सेकंड देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य किस नदी पर, तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक में हमारे और कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं, तो एक तो ये हो गया तुंगभद्रा, दूसरा हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा जो होगा, तीसरा हो जाएगा भद्रा अभ्यारण्य। तुंगभद्रा है, अब ये दूसरा है भद्रा अभ्यारण्य। ठीक, और चौथा हो जाएगा सोमेश्वर अभ्यारण्य। कौन सा, सोमेश्वर अभ्यारण्य। ठीक, सोमेश्वर अभ्यारण्य ये भी हमारा कर्नाटक में स्थित। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है, तो कर्नाटक। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ में नदी नहीं है, यहाँ पे हमारा नदी नहीं है, यहाँ पे क्या है, राज्य। किस राज्य में है, ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे ये राज्य हो जाएगा। एक सेकंड, राज्य क्या हो रहा, इसको यहाँ पे लिख लेता है राज्य। तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और ये हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य ये भी हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये भी हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा चेंजमेंट करके सही से लिख लेना, तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है,
ना कि नदी पे, ठीक है। नदी को हमने हटा दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा राज्य। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, कह रहा है पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। क्या है कि पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी बलिया और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत से बच्चे क्या हो रहा होगा कि इस पे आंसर पे जाएंगे पटना, चूँकि यहाँ पे लिखा पटना पश्चिम बिहार से, तो बच्चे सोचेंगे कि पटना ही आंसर होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एटा। क्या हो जाएगा, एटा। पटना पश्चिम बिहार एटा ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी, 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने, देखिए क्या है नंबर, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो नर हाथी, सबसे बूढ़ी मादा हाथी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि सबसे बूढ़ी मादा जो हाथी होती है वो हाथियों के झुंड की सरदार होती है। अच्छा, हाथियों के बारे में बात चल रही तो कुछ बातें और जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि हाथी अपना घर कितने वर्ष की, मतलब अपना समूह जो होता है, झुंड होता है उनका, कितने वर्ष की आयु में हाथ छोड़ देते हैं। 10 से 12 वर्ष में हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं। और एक बात जान लेते हैं, एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम भोजन करता है, ठीक है, मतलब पेड़ के पत्तियां और टहनियाँ खाता है। तो ये हमारा 100 किलोग्राम, 100 केजी, ठीक है, कितना, 100 केजी खाता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है थाली नृत्य प्रमुख रूप से कहाँ का है, ठीक। थाली नृत्य प्रमुख रूप से कहाँ का है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों थाली नृत्य प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ और ये हमारा कहाँ का है, अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आपको नहीं मिलता है, अगर राजस्थान मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, राजस्थान, तो आप राजस्थान पे भी चले जाएंगे। ये हमारा दोनों जगह का है, मतलब थाली नृत्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह का प्रमुख रूप से कहा जाता है। नृत्य हमारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह का है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झांझी नृत्य प्रमुख रूप से कहाँ का है। क्या कहा कि झांझी नृत्य, ठीक है, झांझी नृत्य प्रमुख रूप से कहाँ का है। तो देखिए, झांसी, राजस्थान, बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो झांझी नृत्य हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान, झांझी नृत्य हमारा प्रमुख रूप से राजस्थान का है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। ये इसका गलत हो गया, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं
इसको एक बार याद कर लेना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं इसी में, एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और क्या पाया जाता है? आपसे पूछे अजंता की गुफाएं। ठीक, अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं पूछे या फिर एलोरा की गुफाएं पूछे, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र पे। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है हीरा किस परावर्तन के कारण चमकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग, मैं आशा करता हूँ हर बार की तरह आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और नोट्स अपने हाथ से बना रहे होंगे। जब दोस्तों नोट्स आप अपने हाथ से बनाते हैं तो आपको रिवीजन करने में बड़ा आसान होता है, कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं आप। अगर आप लेक्चर को देखते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर नोट्स अपने हाथ से बना लिए हैं तो आप एक बार मतलब वीडियो को देख कर आपने नोट्स अपने हाथ से बना लिए तो उसको रिवाइज आप एक नज़र में कर सकते हैं। तो दोस्तों कह रहा कि हीरा किस परावर्तन के कारण चमकता है? बाह्य परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हीरा है ना, हीरा हमारा आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? एक सेकंड, क्या हो गया? आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा किस परावर्तन के कारण चमकता है? आंसर हो जाएगा आंतरिक परावर्तन के कारण हमारा हीरा चमकता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 14 दिसंबर, 9 जनवरी, 8 मार्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारा 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए और देख लेते हैं 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 14 दिसंबर क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हमारा हिंदी दिवस क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, मतलब 8 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब अच्छा ऑप्शन डी की ओर चलते हैं अगर, तो ऑप्शन डी कह रहा है 8 मार्च। तो 8 मार्च को हमारा वायुसेना दिवस। ठीक है, 8 मार्च को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? एसी, रेफ्रिजरेटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, सभी लोगों को पता होगा, क्लास 6 लेवल का है। रेफ्रिजरेटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? जो चिकित्सीय अस्पतालों में जो कचरा होता है, पट्टी वगैरह, सिरंज रंज, ये किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? नीला, लाल, पीला, हरा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं,
अगर बात करें नीले में, ठीक है, तो नीले में हमारा सूखा कचरा पड़ता है, ठीक है, नीले में सूखा कचरा पड़ता है। और अगर बात करें हरे की, ठीक है, तो हरे में हमारा गीला कचरा पड़ता है। कैसा पड़ता है? गीला कचरा हरे में पड़ता है। तो लाल में हमारा जो लाल रंग का बॉक्स होता है, इसमें हमारा चिकित्सीय कचरा पड़ता है। कैसा पड़ता है? चिकित्सीय कचरा जो है हमारा वो लाल रंग के बॉक्स में पड़ता है। इसमें सूखा को नीले बॉक्स में जो होता है वो उसमें हमारा नीले रंग में सूखा कूड़ा डाला जाता है, और हरा जो बॉक्स होता है उसमें गीला कूड़ा, गीला वाला कचरा इसमें डाला जाता है, इसमें सूखा, ठीक है, गीला। और इसमें तो आप सभी लोग पता ही है, चिकित्सीय कूड़ा जो होता है लाल रंग के बॉक्स में डाला जाता है। दोस्तों अब आइए चलते हैं आगे। दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये आपने कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों PDF चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।